नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको भारतीय वायु सेना दिवस यानी 8 अक्टूबर की सबको शुभकामनाएं। आज भारतीय वायु सेना 92nd एनिवर्सरी मना रही है और इसी सिलसिले में आज एयरफोर्स स्टेशन तांबरम चेन्नई में एक एयरफोर्स परेड हुई थी और मरीना बीच पे एयर डिस्प्ले भी हुआ था। हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना मनाया जाता है। पहले ये हमेशा दिल्ली में उसकी परेड हुआ करती थी, लेकिन पिछले 3 साल से अभी इस उद्देश्य से कि भारत के अन्य सिटीजन्स भी भारतीय वायुसेना की शक्ति को, भारतीय वायुसेना के विमानों को देख पाए और परेड को देख पाए, इसलिए पहले चंडीगढ़ में, फिर प्रयागराज में और इस बार चेन्नई में वायुसेना परेड का आयोजन किया गया था। मुझे उम्मीद है कि आज चेन्नई के सारे सिटीजन्स ने, चेन्नई के सब नागरिकों ने, जो हमारा वायुसेना का प्रदर्शन हुआ था जिसमें सारे विमानों ने भाग लिया था, उन सबको प्रदर्शन काफ़ी पसंद आया होगा और उस प्रदर्शन को देखने के लिए जितने भी युवा थे उनको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी कि वो भारतीय वायुसेना में आके शामिल हो जाए। तो भारतीय वायुसेना के, जैसे मैंने कहा, 92nd एनिवर्सरी मनाई जा रही है। सबसे पहले वायुसेना का स्थापना हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, यानी 8 अक्टूबर 1932 में। तब एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑक्सिलरी एयरफोर्स के रूप में इंडियन एयरफोर्स का गठन हुआ था और सबसे पहला स्क्वाड्रन 1933 में बनाया गया था और उसमें एयरक्राफ्ट जो यूज़ किए गए थे वो थे वेस्टलैंड वापिती बाईप्लेन्स। और 1939 से 1945 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस दौरान इंडियन एयरफोर्स ने बर्मा में जापान के विरुद्ध काफ़ी अच्छी कारकिर्दी की थी। काफ़ी कुशलता से इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण ब्रिटिश इंडिया ने 1945 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इंडियन एयरफोर्स को पहचान दी थी। उसके बाद हम सब जानते हैं 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ और 1947 से लेकर 1950 तक इंडियन एयरफोर्स को रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से ही जाना जाता था। उसके बाद जब 1950 में 26 जनवरी 1950 में भारत एक गणतंत्र हुआ तो रॉयल ये नाम हटाया गया और तब से इंडियन एयरफोर्स यही नाम रखा गया। तो आज मैं ग्रुप कैप्टन संजय पेटकर कुछ बातें फौज की मैं भारतीय वायुसेना के बारे में बात करूंगा। जैसे कि मैंने कहा, 1950 से भारतीय वायुसेना सक्रिय है, भारतीय वायुसेना के नाम से। इसका मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर कोई हवाई हमला हो किसी भी शत्रु के जमीन से, तो उस हवाई हमले के विरुद्ध काम करना और भारत के हवाई सीमा को बचाए रखना, ये सबसे पहला उद्देश्य होता है भारतीय वायुसेना का। उसके अलावा भारतीय सेना, भारतीय नौसेना उनके साथ सम्मिलित होके, उनके साथ मिलके अपने जो सॉवरेनिटी है, देश की जो सीमाएं है, उनको बचाए रखना, उनका संरक्षण करना, ये दूसरा उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो प्राकृतिक विपदाएं भारत देश में होती है जिससे नागरिकों को काफ़ी हानि पहुंचती है, उस दौरान एड टू सिविल पावर और जो प्राकृतिक विपदाएं होती है जैसे अर्थक्वेक होते हैं, फ्लड्स होते हैं, जो अभी हमने देखे हैं केरला में भी और उत्तराखंड में भी, और जहाँ पर भी ऐसी कोई ज़रूरत होती है, जहाँ पे भारतीय वायुसेना की ज़रूरत होती है, उस वक्त अपने देश के नागरिकों के मदद के लिए हमेशा भारतीय वायुसेना तत्पर रहती है। यहाँ तक कुछ ऐसे प्रदेश भारत में हैं जहाँ पे उन्होंने ना कोई गाड़ी देखी है, ना कोई बैलगाड़ी देखी है, ना ही कोई कार देखी है, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर ज़रूर देखा है, क्योंकि भारतीय वायुसेना देश के हर अंग में मौजूद है। और अगर कोई बीमार होता है और किसी को अगर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाने की अगर जिम्मेदारी होती है, तब भारतीय वायुसेना के ही विमानों को यानी हेलीकॉप्टरों को बुलाया जाता है। जैसे कि मैंने भी
अरुणाचल प्रदेश में जब मैं भारतीय वायुसेना में था और मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट हूँ, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने और कोई साधन नहीं देखा है, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर देखा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब कभी उनको ज़रूरत पड़ेगी भारतीय वायुसेना वहाँ रहेगी, मौजूद रहेगी और जो भी विपदा है उसको पार करने में पूरी की पूरी मदद करेगी। तो इस तरह से ना ही अपने भारत की सीमाओं का संरक्षण, भारत के एयर स्पेस का संरक्षण, बल्कि भारत के नागरिकों की मदद के लिए भी भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता है और पूरी तत्परता से भारतीय वायुसेना हमेशा मौजूद रहती है। तो भारतीय वायुसेना का एम्बलम जो है इस प्रकार से है। भारतीय वायुसेना का मोटो है नभः स्पृशं दीप्तम। ये भगवद गीता से लिया गया है, जिसका मतलब है टच द स्काई विथ ग्लोरी। और भारतीय वायुसेना का गान है, देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे हर समान, नीली वर्दी वालों का दल, बढ़ता आगे सीना तान। देश पुकारे जब सबको, दुख सुख बांटे एक समान, नीली वर्दी वालों का दल, बढ़ता आगे सीना तान। इस बारे में आपको मैं बता दूं कि फिलहाल भारतीय वायुसेना का जो यूनिफॉर्म है, जो वर्दी है, उसका रंग नीला है। लेकिन जब मैंने भारतीय वायुसेना ज्वाइन किया था, जब मैं शामिल हुआ था, उस वक्त वर्दी का रंग जो था वो खाकी था। तो मैंने खाकी रंग का यूनिफॉर्म भी पहना है और उसके बाद जब ये बदलाव आया, जब नीली वर्दी को भी शामिल किया गया भारतीय वायुसेना के यूनिफॉर्म में, तो वो भी वर्दी मैंने पहनी और रिटायर मैं नीली वर्दी में ही हुआ था। जैसे कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कहलाते हैं, तो भारतीय वायुसेना के भी सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति जी हैं और भारतीय सेना, भारतीय नौसेना के भी सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही है। भारतीय वायुसेना को सौभाग्य हुआ था कि मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह, उनको जैसे सैम मानेकशॉ फील्ड मार्शल थे, करियप्पा फील्ड मार्शल थे, उसी तरह से मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह थे। आज चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भारतीय वायुसेना अध्यक्ष है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। जैसे कि आप जानते हैं, उन्होंने हाल ही में 30 सितंबर 2024 को इस कार्यभार को संभाला है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ यानी भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के अलावा भारतीय वायुसेना में कई कमांड है और हर कमांड में एक एओसी इनसी होते हैं, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, एयर मार्शल की रैंक के ऑफिसर होते हैं। फिर हमारे पास कई प्रकार के विंग हैं, उसको कमांड करते हैं एयर ऑफिसर कमांडिंग या स्टेशन कमांडर। उसके नीचे होते हैं यूनिट्स या स्क्वाड्रंस, उसमें कमांडिंग ऑफिसर मुख्य होते हैं। इस तरह से छोटे छोटे इकाइयों से वायुसेना पूरा का पूरा बढ़ता जाता है। आजकल इसके अलावा तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के ऊपर अभी एक CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी नियुक्ति किया गया है। भारतीय वायुसेना में जो अफसर होते हैं उनके अलग अलग प्रकार के ब्रांच होते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा फ्लाइंग ब्रांच, यानी फ्लाइंग ब्रांच में पायलट्स होते हैं जो विमानों को चलाते हैं। इसके अलावा वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर, जो विमान में जो वेपन्स हैं उसको ऑपरेट करने के लिए वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर, मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए, UAVs को ऑपरेट करने के लिए वेपन सिस्टम्स ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और नेविगेशन, एक जहाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो नेविगेशन किया जाता है, वो जो दिशा दिखाई जाती है, उसके लिए नेविगेशन ब्रांच होता है। इसके अलावा हमारे पास टेक्निकल ब्रांच, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ATC और अकाउंट्स ब्रांच, मेट्रोलॉजी ब्रांच और एजुकेशन ब्रांच के भी ऑफिसर्स होते हैं। ये तो हो गया ऑफिसर्स ब्रांच। जो हमारे एयरमैन होते हैं वो भी उनकी पढ़ाई के अनुसार, उनकी ट्रेनिंग के अनुसार अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग ट्रेड के अनुसार उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है। कुछ लोग विमानों के साथ होते हैं, विमान के साथ जो टेक्नीशियंस होते हैं उसके साथ उनकी ट्रेनिंग की जाती है। कुछ लोग लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स या जो अन्य ब्रांचेस है उसकी ट्रेनिंग उनको दी जाती है ताकि वो अफसरों की मदद कर सके। अब हम
जो भारतीय वायुसेना का जो पावर है, जो एयर पावर है, वो होता है उसके विमानों से। तो भारतीय वायुसेना में किस प्रकार के विमान हैं? विमान फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट्स। पहले देखते हैं भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान। हम सब ने सुना ही है राफेल और तेजस, MiG-29, मिराज, सुखोई 30, MiG-21, जैगुआर। ये कुछ विमान हैं जो अभी कार्यरत है। और भी विमान थे MiG-27, MiG-23, MiG-25 जो अभी भारतीय वायुसेना से फेस आउट हो जा चुके हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो है हरक्यूलिस, IL-76, IL-78, ग्लोबमास्टर, डॉर्नियर, AN-32, एम्ब्रेयर और बोइंग। एवरो विमान को अभी हमने फेस आउट कर दिया है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में ध्रुव हेलीकॉप्टर, Mi-17, Mi-17-1B, Mi-17-B5, अपाची, Mi-25, Mi-35, चिनूक, चेतक, चीता और प्रचंड। इसमें बड़े गौरव के साथ हम कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA, ध्रुव, प्रचंड हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत में ही किया गया है। इसके अलावा ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास जो एयरक्राफ्ट है वो है हॉक्स, पिलेटस, किरण और एक और छोटा माइक्रोलाइट है जिसे कहते हैं पिपिस्ट्रल, जो फ्लाइट सेफ्टी को रखने के लिए, बर्ड रेकी करने के लिए छोटा सा माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट है। और हर एयरफोर्स स्टेशन में एक पिपिस्ट्रल होता है। विमानों के अलावा हमारे पास UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी जिसमें कोई पायलट नहीं होता, जिसको रिमोटली फ्लाई किया जाता है, हमारे पास हेरॉन और सर्चर UAVs हैं। इसके अलावा मिसाइल्स में ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी, अस्त्र, ये कुछ ऐसे मिसाइल्स हैं जो भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में हैं। भारतीय वायुसेना जब से इसका निर्माण हुआ है, जब से इसकी स्थापना हुई है, इमीडिएटली अपने स्वतंत्रता के बाद 1947-48 के जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें भी भाग लिया था। 1971 के इंडो पाक वॉर में भारतीय वायुसेना का योगदान काफ़ी सराहनीय था और उसमें नैट एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने जो बहादुरी दिखाई थी, उसके लिए उन्हें परम वीर चक्र, इस सर्वोत्तम मेडल से उनको प्रदान किया गया और भारतीय वायुसेना के वो एकमात्र परम वीर चक्र विजेता हैं। उसके बाद कारगिल वॉर में ऑपरेशन सफ़ेद सागर, मालदीव्स में ऑपरेशन कैक्टस और श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के साथ भारतीय वायुसेना का काफ़ी योगदान रहा है। ये तो मैंने कुछ जो इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस है, जो बहुत ही मेन ऑपरेशंस है, उसके बारे में बात किया। इसके अलावा और भी जितने भी छोटे छोटे युद्ध हुए हैं, छोटे छोटे स्कर्मिशेस हुए हैं, उसमें भारतीय वायुसेना, जैसे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हाल ही में हुआ था, उसमें काफ़ी सराहनीय काम किया। और जब भी कोई प्राकृतिक विपदा होती है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर इंडिया में होता है, फ्लड हो, अर्थक्वेक हो, या फिर अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी, उत्तराखंड में जो फ्लैश फ्लड्स हुए थे, कहीं पर भी कोई प्राकृतिक विपदा होती है, तब भारतीय वायुसेना हमेशा वहाँ हाजिर होती है। उसके विमान, उसके हेलीकॉप्टर्स, उसके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, काफ़ी सारा जो राहत की सामग्री है उसको लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। ऊपर से फूड पैकेट्स वगैरह ड्रॉप करने का काम हेलीकॉप्टर्स करते हैं। और जो लोग फंसे हुए रहते हैं, जो मरूंड होते हैं फ्लड्स में, उनको भी इवैक्यूएट करने का काम भारतीय वायुसेना बहुत ही कुशलता से करती है। ये तो रहे ऑपरेशंस की बातें, एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, UAVs और जो काम भारतीय वायुसेना करती है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास एरोबैटिक टीम भी बहुत ही दमदार है।
सूर्य किरण एरोबैटिक टीम, जिसका आज ही चेन्नई के मरीना बीच में प्रदर्शन हुआ था, वो हॉक एयरक्राफ्ट से बनी हुई एक एरोबैटिक टीम है जो अपनी कार्यकुशलता से पूरे संसार में प्रख्यात है। वो सिर्फ भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी अपना प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा जो भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास हेलीकॉप्टर की भी एक एरोबैटिक टीम है। ये काफ़ी कम देशों में दिखा जाता है कि एक हेलीकॉप्टर की एरोबैटिक टीम होती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर फ्लाई करने का एक तरीका अलग होता है, उसको उस तरह से फ्लाई नहीं किया जाता, उसमें उतने एरोबैटिक्स नहीं किए जा सकते जितने एक फाइटर विमान में किए जाते हैं। फिर भी हमारे पास ऐसे पायलट्स हैं, हमारे पास ऐसे हेलीकॉप्टर पायलट्स हैं जो हेलीकॉप्टर में भी हवाई कलाबाजियां एरोबैटिक्स दिखा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास है ध्रुव हेलीकॉप्टर्स की सारंग एरोबैटिक टीम। सारंग का मतलब होता है मोर, पीकॉक। आप देखेंगे कि ध्रुव हेलीकॉप्टर के ऊपर सारंग यानी मोर का चित्र बनाया गया है। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलीकॉप्टर एरोबैटिक टीम भारतीय वायुसेना की एक विशेषता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसके अलावा एयर वॉरियर ड्रिल टीम का जो प्रदर्शन है वो देखते ही बनता है। किस तरह से एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहना, और जो बंदूक होती है उसमें एक बेयोनेट लगा रहता है, उसको किस तरह से ड्रिल की तरह उसको इस्तेमाल करना, और उस बंदूक के बीच में जैसे जब एक ऑफिसर उस बंदूक के बीच में जब चल के आता है तो एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास होता है, ये देखने वाली बात है, ये अचरज करने वाली बात है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना का अपना एक बैंड है, एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, AWSO। ये एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा भी कई जगह जाकर अपना परफॉर्मेंस करता है, अपना प्रदर्शन करता है। और बीटिंग द रिट्रीट, ये 26 जनवरी के बाद 3 दिन बाद जब दिल्ली में बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, वहाँ पर भी एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन हमेशा हर साल किया जाता है। तो जितने भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आपको भारतीय वायुसेना में शामिल होना ही चाहिए। अगर आप 12वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपके पास नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक तरीका है जब आप भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। अगर आपने 12वीं में फिजिक्स या मैथमेटिक्स का अध्ययन ना किया हो, आपके अगर और सब्जेक्ट्स हैं, तो NDA में ग्राउंड ड्यूटीज ब्रांचेस यानी लॉजिस्टिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये तरीके हैं जिसमें आप भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। अगर आपने BCom किया है तो आप अकाउंट्स ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने 12वीं कक्षा में मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ा है तो आप फ्लाइंग ब्रांच या फिर टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं तो आपके पास लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपने BCom किया है तो अकाउंट्स ज्वाइन आप कर सकते हैं। और एज पोस्ट ग्रेजुएट्स आप मेट्रोलॉजी और एजुकेशन ब्रांच भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी अलग अलग एज ग्रुप में, अलग अलग एज के साथ आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं कि आप भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना हो, भारतीय सेना हो या फिर भारतीय नौसेना हो, एक युवा का एक तत्परता से इसमें निश्चय होना चाहिए कि हो ना हो, मुझे भारतीय सशस्त्र सेना में शामिल होना ही चाहिए। और अगर आपको पायलट बनना है तो भारतीय वायुसेना में आपको ज्वाइन करना चाहिए। भारतीय सशस्त्र सेना में ज्वाइन करना एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। जो उसका इम्पोर्टेंस होता है, जो उसका महत्व होता है, वो मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। ये चूँकि मैं खुद ही 32 साल भारतीय वायुसेना में कार्यरत था और अभी मैं सेवानिवृत्त हूँ, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जो मैंने 32 साल भारतीय वायुसेना में बिताए हैं उसका कोई जवाब नहीं, उसका कोई तोड़ नहीं। वो जो लाइफस्टाइल थी, वो जो ऑपरेशंस में भाग लेना, वो फ्लाइंग करना, और जो दोस्तों के साथ, बाकी वायुकर्मियों के साथ जो मैंने समय बिताया है इतने साल, वो अविस्मरणीय है, उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। इसलिए मैं दोबारा अपने युवाओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने एज के अनुसार, आपके
शिक्षण के अनुसार, आपके सब्जेक्ट्स के अनुसार जो भी आपके सामने विकल्प है उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करें और भारतीय वायुसेना में जरूर शामिल हो। फिर से 8 अक्टूबर 2024 यानी 92nd एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना के इस पावन दिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और इसी के साथ कुछ बातें फौज की का आज का ये जो अंक है मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।